हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग दो मैट्रिक्स के दरमियान कुछ ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 5 ऑपरेशंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। यहाँ पर मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर हम लोग कोई दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स शुड ऑल्सो बी सेम एज इंडिविजुअल मैट्रिक्स। और उन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने दो 2x2 मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, ए और बी। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका नाम मैंने रखा है सी। यहाँ पर a प्लस बी करने पे a और b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स a के a11 वाला एलिमेंट और मैट्रिक्स b के a11 वाला एलिमेंट दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से दोनों सेट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे और हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स c मिल जाएगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स एडिशन के। पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर अगर हम लोग a प्लस बी करें या b प्लस a, हम लोग को मैट्रिक्स सेम ही मिलने वाला है, लेकिन उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अगर हम लोग b प्लस सी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स में a ऐड करेंगे तो वो इक्वल होता है a प्लस बी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स में c ऐड करना, लेकिन यहाँ पर a b c तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग एक मैट्रिक्स में ऐड करने पे उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते। यहाँ पर अगर हम लोग a मैट्रिक्स के अंदर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो वो इक्वल होगा a के। यहाँ पर जो जीरो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर a की तरह ही होगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं एक a मैट्रिक्स मान रखा हूँ 1 2 3 4। इसका ऑर्डर है 2x2। इस a मैट्रिक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ जीरो मैट्रिक्स से। कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैंने सेम रखा है 2x2 ही। तो इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 1 2 3 4 जो कि ए मैट्रिक्स ही है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसको एक मैट्रिक्स में ऐड करने पे हमें मिलता है जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स के अंदर मैं ऐड करूंगा -a। -a मैट्रिक्स बिल्कुल ही ए मैट्रिक्स की तरह ही होगा, लेकिन उसके सारे एलिमेंट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा एक जीरो मैट्रिक्स। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के रूल्स बिल्कुल ही एडिशन की तरह ही है। अगर हम लोग को दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स की तरह ही होगा। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स डिफाइन किए a और b। तो यहाँ पर a माइनस बी करने पे हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स c मिलता है। जब हम a माइनस बी करेंगे तो a और b की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a मैट्रिक्स का a11 एलिमेंट और b मैट्रिक्स का a11 एलिमेंट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स c मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स को माना है a इक्वल टू aij 2x2। ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर aij डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स को, तो इसको इलेबोरेट करने पे आ जाएगा a इक्वल टू a11 a12 a21 और a22। यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट k मान रखा है। जब इस कांस्टेंट को मैं a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो a मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है जिसके अंदर वैल्यू से 1 2 3 और 4। हमें फाइंड आउट करना है 2a। तो यहाँ पर 2a करने पे सेट A के सारे एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स माना हूँ a और b जिसके ऑर्डर सेम है और यहाँ पर दो कांस्टेंट मान रखे हैं जिनके डिफरेंट वैल्यूज है। यहाँ पर k इंटू a प्लस बी हो जाएगा ka प्लस के बी और k प्लस एल इंटू a हो जाएगा ka प्लस एल ए। नेक्स्ट ऑपरेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स a इक्वल टू aij 2x2 मान रखे है। यहाँ पर aij एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, तो इसको इलेबोरेट करने पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हम लोग मैट्रिक्स a से एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट a के सारे एलिमेंट्स से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग -1 को मल्टीप्लाई करते हैं a से। यहाँ पर -1 एक कांस्टेंट है, तो सेट a के सारे एलिमेंट्स से -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें हमारा फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पर एग्जांपल में हमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है -a। तो -a को हम लोग लिखते हैं -1 इंटू a। तो सेट A के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के।
और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर मान रखा ए का m क्रॉस n और b का n क्रॉस p। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि ए है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जो कि बी है। तो ये दोनों इक्वल होने पर ही ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो होगा m इंटू पी, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है ए और बी, हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू बी। यहाँ पर हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्लियरली ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2। तो चलिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेट ए का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेट बी के फर्स्ट कॉलम से। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। सबसे पहले 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस में 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस में 1 5 से मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर 1 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद सेट ए का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेट बी के सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 4। उसके बाद सेट ए का सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेट बी के फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 5। उसके बाद सेट ए का सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेट बी के सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 4। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर c इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 5, ये हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा -6 प्लस 4। थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 6 माइनस 5 और फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा -4। तो इसे सॉल्व करने पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 9 -2 1 और -4। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू सी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को तो इक्वल होगा ए और बी के रिजल्टेंट मैट्रिक्स को हम लोग सी से मल्टीप्लाई करें। सेकेंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम लोग ए इंटू बी प्लस सी करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगा ए बी प्लस ए सी। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम लोग कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उस पर कोई चेंजेस नहीं आते। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स माना है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 क्योंकि इसके अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स प्रेजेंट है। तो इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम से मिल रहा है। अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए से पहले मल्टीप्लाई करते तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाता था 3 क्रॉस 3 जो कि नंबर ऑफ रोज से आता। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको सेम मैट्रिक्स मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से जो है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है 3 क्रॉस 3 क्योंकि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ रोज है 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम मैट्रिक्स ए ही मिलने वाला है। तो इससे हमें पता चलता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर हम लोग ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए करेंगे तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो सेम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स माना ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 1 2। इन दोनों का ऑर्डर लिख दूंगा मैं। तो ए इंटू बी करने पे यहाँ पर आ जाएगा 5 और 11। यहाँ पर अगर हम लोग बी इंटू ए करने देखेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए बी और ए की वैल्यू हम लोग को नहीं मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिक्स ए बी और सी दिया गया है। हमें कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करने पे आ जाएगा a और b मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा 3 7 1 7। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 2 माइनस 1 जो कि 1 होता है। उसी तरीके से 4 माइनस 3 1 आ जाएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा 5
और 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। नेक्स्ट हमें 3a माइनस सी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग एक 3a मैट्रिक्स फाइंड कर देंगे। तो 3a मैट्रिक्स होता है 3 इंटू ए मैट्रिक्स। यहाँ पर 3 एक स्केलर वैल्यू है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा 3a मैट्रिक्स आ जाएगा 6 12 6। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लोग सी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा 8 7 6 2। नेक्स्ट हमें a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स से 1 3 -2 5। तो रोज बाय कॉलम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले सेट a का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेट b के फर्स्ट कॉलम से, तो उसकी वैल्यूज आ जाएगी 2 + -8। फिर उसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड कॉलम से, तो ये आ जाएगा 6 + 20। उसके बाद सेट a का सेकंड रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेट b के फर्स्ट कॉलम से, तो ये आ जाएगा 3 + -4। और लास्ट में सेट a का सेकंड रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेट b के सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 9 + 10। अब हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -6 26 -1 और 19। तो यहाँ पर a इंटू बी को हम लोग लिख देंगे -6 26 -1 और 19। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है b इंटू ए। तो यहाँ पर सबसे पहले b मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 3 -2 5 और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे a मैट्रिक्स को जो है 2 4 3 2। यहाँ पर हम सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने फोर्थ पार्ट में किया था। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 11 10 11 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 10 11 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। इन पार्ट्स में हमें 2 मैट्रिक्स को ऐड करके फाइनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हम लोग को किसी 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2, इसलिए हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा a + a जो कि होता है 2 है। उसी तरीके से b + b हो जाएगा 2b, -b + b हो जाएगा 0 और a + a हो जाएगा 2a। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी इन 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है 2 × 2, तो हम इसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर a² + b² + 2ab हो जाएगा a + b²। ये एक आइडेंटिटी है। उसी तरीके से b² + c² + 2bc हो जाएगा b + c² इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट आ जाएगा हमारा a - c² और फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा a - b²। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है 3 × 3 और 3 × 3। तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ चुकी है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में भी ऑर्डर सेम है 2 × 2 और 2 × 2, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट cos² x + sin² x हो जाएगा 1, क्योंकि हमें पता है कि cos² थीटा + sin² थीटा की वैल्यू होती है 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। उसी तरीके से यहाँ पर सारे एलिमेंट्स 1 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर sin² थीटा + cos² थीटा भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव है। जैसे कि 1 + 2 करेंगे हम तो आता है 3। उसी तरीके से 2 + 1 करने पे भी 3 आता है। तो यहाँ पर फाइनल मैट्रिक्स में सब एलिमेंट्स या तो sin² x + cos² x से आ रहे या cos² x + sin² x से आ रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए। उन 2 मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें चेक करना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। अगर ये इक्वल होगी तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। चलिए इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर a × a आ जाएगा a² और b × b आ जाएगा b²। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो ये आ जाएगा -ab + ab। उसके बाद हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो ये आ जाएगा -ab + ab। और लास्ट में हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो ये आ जाएगा b² + a²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा a² + b² और -ab + ab हो जाएगा 0 और यहाँ पर भी -ab + ab हो जाएगा 0 और लास्ट एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा b² + a²। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ चुका है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकलेगा नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 2 × 2।
चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के। तो हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 3 क्रॉस 3। चलिए इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 आ जाएगा 2। इसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो ये आ जाएगा 3 और उसके बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो ये आ जाएगा 4। उसके बाद 2 इंटू 3 आ जाएगा 6 और 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 आ जाएगा 6, 3 3 9 आ जाएगा और 3 4 12 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ चुका है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के। तो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई आ जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। तो ये आ जाएगा 1 प्लस -4। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2 -6। इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी और आ जाएगा 3 -2। फिर बाद में फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी 2 + 6। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड रो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड कॉलम से और वैल्यूज आ जाएगी 4 + 9 और लास्ट में वैल्यूज आ जाएगी 6 + 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा -3। उसके बाद आ जाएगा -4 फिर 1 फिर 2 + 6 होता है 8, 4 + 9 होता है 13 और 6 + 3 हो जाएगा 9। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ चुका है और इसका ऑर्डर हमें मिल जाएगा 2 क्रॉस 3। यहाँ पर लास्ट 3 पार्ट्स बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनके फाइनल मैट्रिक्स के वैल्यूज मैंने लिख रखे। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस A, B और C दिए गए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, ये फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है कि A + B - C इक्वल है A + B - C। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें A + B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर A और B मैट्रिसेस को ऐड करने पे ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन में हमें B - C फाइंड आउट करना है। तो हम B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे C वाले एलिमेंट से। तो B - C करने पे ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि A + B - C इक्वल है A + B - C के। तो इसको हम लोग मान लेते हैं LHS और इसको मान लेंगे RHS। सबसे पहले LHS को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मैं एज इट इज पेस्ट कर दूंगा और ऊपर हमने B - C को फाइंड आउट किया था तो उसकी वैल्यूज भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से हम RHS को भी फाइंड कर देंगे। यहाँ पर A + B हमने ऊपर कर चुका है तो उसकी वैल्यूज लाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे C वाला मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। तो इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा ये वाला फाइनल मैट्रिक्स। हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS इक्वल है RHS के। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि A + B - C इक्वल है A + B - C के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स A और B दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है 3A - 5B। तो चलिए 3A और 5B को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 एक स्केलर वैल्यू है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स A से तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। उसी तरीके से 5 को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है 3A - 5B। तो 3A और 5B की वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को हम लोग बोल्ड 0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर स्केलर वैल्यू cos थीटा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा और sin थीटा को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए इन दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा जो कि होता है 1। तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा sin थीटा cos थीटा - sin थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा 0 और थर्ड एलिमेंट भी आ जाएगा 0 और लास्ट एलिमेंट आ जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा जो कि होता है 1। तो हमें मिल चुका है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं I से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए हैं। दोनों पार्ट्स में हमें दो इक्वेशंस दिए गए और हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और सेकेंड इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे और हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2। यहाँ पर x प्लस एक्स होता है 2x और y माइनस वाई हो जाएगा 0। यहाँ पर इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 0 2 8। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को पेस्ट कर देंगे। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 10 0 2 8। तो यहाँ पर हाफ एक स्केलर वैल्यू है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5014। इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5014 प्लस y इक्वल टू 7025। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 7025 माइनस 5014। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2011। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली है 5014 और y की वैल्यू मिली है 2011। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में भी हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम फर्स्ट पार्ट की तरह एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को मान लेंगे हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। यहाँ पर हम 3 इंटू इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर 3 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला इक्वेशन आ जाएगा और 2 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर 6x माइनस 6x हो जाएगा 0 और 9y माइनस 4y हो जाएगा 5y। इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/5 इंटू 2 13 14 माइनस 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5 13/5 14/5 और माइनस 2। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 इंटू इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 इंटू इक्वेशन 2 से। तो 2 को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला इक्वेशन आ जाएगा और 3 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अब इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -5x इज इक्वल टू ये दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू हो जाएगा -1/5 इंटू ये वाला मैट्रिक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया गया है। उस इक्वेशन में हमें y की वैल्यू दी गई है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3214 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर ये इक्वेशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू ये वाला मैट्रिक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 -2 -1। यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेके लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 इंटू 1 1 2 1। तो इन दो वैल्यूज में से आप कौन सी भी वैल्यूज लिख सकते हैं x की। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है। हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू को हम लोग इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। इसको हम लोग एज इट इज पेस्ट कर देंगे यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएगी। तो इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने पे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 2 + y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 2x + 2 इक्वल टू 8। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 + y इज इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x + 2 इक्वल टू 8। 2x की वैल्यू आ जाएगी 8 - 2। 2x को लिख सकते हैं हम 6। x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर हमें x और y की फाइनल वैल्यूज मिल चुकी है जो कि है 3 और 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है। हमें x, y, z और t की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस मैट्रिक्स से और फिर इक्वल टू में 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इक्वल टू में हम ये एज इट इज पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करने पे हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएगी।
फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। इसी तरीके से बाकी 3 इक्वेशन भी आ जाएगी। इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो 2x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3 की। 2x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 और फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट हम लोग थर्ड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 12 दिया गया है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 12/2। y की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 3 इक्वल टू 15। 2z इक्वल हो जाएगा 18 के। z की वैल्यू आ जाएगी 18/2। z की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 9। इसी तरीके से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 2t की वैल्यू आ जाएगी 12, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पर हमने x, y, z और t की वैल्यूज फाइंड आउट कर दिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया गया है, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को पेस्ट कर दूंगा। x को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर और y को ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसको हम लोग एज इट इज पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स सेम है, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी इन इक्वेशंस का यूज करके हम लोग x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। और इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस वाई और प्लस वाई हो जाएगा 0 और 10 प्लस 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 5x इक्वल टू हो जाएगा 15 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/5। यहाँ पर 5 1 और 5 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 4 y इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है, हमें फाइंड करना है x, y, z और w की वैल्यू। इस इक्वेशन को मैं एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। हमें यहाँ पर 4 इक्वेशंस मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन होगा 3x इक्वल टू x प्लस 4। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। और फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। इन इक्वेशंस का यूज करके हम x, y, z और w की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 में दिया गया है 3x इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ पर x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 4। x इक्वल टू हो जाएगा 4/2 के। यहाँ पर 2 1 और 2 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3y इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस y। y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, y इक्वल टू हो जाएगा 4। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ इक्वेशन का यूज करके w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3k। यहाँ पर 2w को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा w इक्वल टू 3। इस w की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3z इक्वल टू -1 प्लस z प्लस 3। z को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2z इक्वल टू -1 और w की वैल्यू है 3, प्लस में आ जाएगा 3। 2z की वैल्यू हो जाएगी 2, z की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर हमें x, y, z और w की वैल्यूज मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया गया है x के टर्म्स में और इस फंक्शन की वैल्यू भी दी गई है। हमें प्रूव करना है कि fx इंटू fy इक्वल है fx प्लस y के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम fy और fx प्लस y को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग फंक्शन को y की टर्म्स में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हम लोग फंक्शन को x प्लस वाई की टर्म्स में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग fx इंटू fy को फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा fx की वैल्यू को, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे fy से। यहाँ पर सबसे पहले fx का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा fy के फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पर आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y और प्लस में 0 इंटू 0 0 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर एफ एक्स का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ वाई के सेकेंड कॉलम से। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। उसी तरीके से यहाँ पर बची हुई वैल्यूज भी आ जाएगी। यहाँ पर हम इस इक्वेशन में माइनस को कॉमन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पर हम इन दो आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इक्वल होता है कॉस एक्स प्लस वाई के। यहाँ पर माइनस में साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई इक्वल होता है साइन एक्स प्लस वाई के। यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई के। यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इक्वल हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई के। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर ये था LHS और ये था RHS। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दो मैट्रिक्स सेम है। इसका मतलब LHS इक्वल है RHS के। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स दिए गए। दोनों पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि दो मैट्रिक्स के दरमियान कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि फर्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स सेम है और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स भी सेम है। तो अगर हम इसको मान लेंगे A और इसको B, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा B और ये वाला हो जाएगा A। हमें पता है कि AB नॉट इक्वल टू होता है BA के, यानी मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसे हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा और इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि दो मैट्रिक्स के दरमियान कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि फर्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स सेम है और सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स सेम है। तो चलिए यहाँ पर भी प्रूफ करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा और इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि दो मैट्रिसेस के दरमियान कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है। हमें फाइंड करना है A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I। यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स A। ये दोनों मैट्रिक्स को रोज बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर 5A की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू मैट्रिक्स A इक्वल टू यहाँ पर 5 स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 6i की वैल्यू। 6i की वैल्यू होती है 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। चलिए अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा A स्क्वायर की वैल्यू, माइनस में मैं पेस्ट कर दूंगा 5A की वैल्यू, प्लस में यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा 6i की वैल्यू। यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस मैट्रिक्स से, तो हमें यहाँ पर प्लस में मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6i की वैल्यू है ये वाला मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है। हमें प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। यहाँ पर 0 डिनोट कर रहा है 0 मैट्रिक्स को। इस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले मैट्रिसेस की वैल्यूज मैंने फाइंड आउट करके रख दिए। इन मैट्रिसेस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS। हमें प्रूफ करना है कि LHS इक्वल है RHS के। यहाँ पर हम सबसे पहले LHS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा A क्यूब की वैल्यू को, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 6A स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं 6A स्क्वायर की वैल्यू पेस्ट कर दूंगा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 7A की वैल्यू, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2I। यहाँ पर माइनस को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम इन चार मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 21 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू होता है 30। माइनस में हम यहाँ पर 30 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है 0। उसी तरीके से यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं बोल्ड 0 से। तो हमें LHS की वैल्यू मिली है 0 मैट्रिक्स और RHS की वैल्यू भी है 0 मैट्रिक्स। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि LHS इक्वल है RHS के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिसेस A और I दिया गया है। हमें फाइंड करना है K की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले मैट्रिसेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स A।
इन दो मैट्रिसेस को रोज बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि ए की वैल्यू। यहाँ पर के ए इक्वल टू हो जाएगा के इंटू मैट्रिक्स ए। यहाँ पर के को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 2i को। यहाँ पर 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो चलिए इन मैट्रिसेस की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा के ए मैट्रिक्स माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 2i मैट्रिक्स। यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दो मैट्रिसेस को कंपेयर करने पर हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगे। पहला इक्वेशन हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा 4k इक्वल टू 4 और फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा भी इक्वेशन यूज करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कौन सा भी इक्वेशन यूज करेंगे हमें k की वैल्यू सेम ही मिलने वाली। चलिए इक्वेशन 2 का यूज करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 2 में दिया गया है माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2। तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 वन जा कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 2। यहाँ पर नीचे मैंने गिवन वैल्यूज को लिख रखा है। हमें प्रूफ करना है कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ये मैट्रिक्स। इस इक्वेशन में ये है LHS और ये है RHS। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले i प्लस ए जो कि LHS है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर i प्लस ए करने पर हमें मिलेगा ये वाला मैट्रिक्स। यहाँ पर i माइनस ए करने पर हमें मिल जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। यहाँ पर ये हो जाएगा LHS। हमें RHS की वैल्यू फाइंड आउट करना है जो LHS की इक्वल है। तो इसलिए हम i माइनस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स से। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा i माइनस ए मैट्रिक्स को और i माइनस ए मैट्रिक्स से मैं ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर ये है RHS। ये दो मैट्रिसेस को रोज बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर हमें RHS इक्वल टू ये मैट्रिक्स मिल चुका है। हमें इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है ये मैट्रिक्स में ताकि LHS इक्वल हो जाए RHS के। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी है tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ये अल्फा बाई 2 यहाँ पर एंगल है। अगर इसके बदले यहाँ पर थीटा होता तो आ जाता था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यहाँ पर सेकेंड आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से आ रही है। ये आइडेंटिटी है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पर हम सब एंगल को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। उसी तरीके से यहाँ पर और दो आइडेंटिटीज भी आ जाएगी। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर सारे tan अल्फा बाई 2 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 में और सब साइन अल्फा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 में। यहाँ पर हम सब फंक्शंस को अल्फा बाई 2 एंगल में लेके आ रहे हैं ताकि हम उन्हें कैंसिल कर सकें। उसी तरीके से यहाँ पर हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की कॉस अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में, क्योंकि यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए और इस आइडेंटिटी में भी हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट 1 मिल रहा है मगर सेकंड आइडेंटिटी में हम लोग को मिल रहा है -1। इसलिए हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में और उसके बाद हम सेकेंड और थर्ड एलिमेंट की कॉस अल्फा को कन्वर्ट कर देंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 में। यहाँ पर मैंने सारे फंक्शंस को इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके अल्फा बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने RHS की फर्स्ट एलिमेंट को LHS की तरह कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम फोर्थ एलिमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगी और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट भी बिल्कुल LHS की तरह ही हो चुका है। अब हम सेकेंड और थर्ड एलिमेंट भी फाइंड कर देंगे। यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर साइन अल्फा को कन्वर्ट नहीं किया था, तो साइन अल्फा को कन्वर्ट करने पे यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हम माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सप्रेशन से, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा।
यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2। तो हम cos अल्फा बाई 2 को एक cos अल्फा बाई 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर ये टर्म है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और ये है माइनस 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बच चुका है माइनस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2। यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी में हम देख सकते हैं कि साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू होती है tan अल्फा बाई 2। तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर देंगे और लिख देंगे माइनस tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हमने क्लियरली सेकंड एलिमेंट को भी इक्वल प्रूफ कर दिया है। अभी हमें थर्ड एलिमेंट को tan अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा एक cos अल्फा बाई 2 से और हमारे पास यहाँ पर cos अल्फा बाई 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर ये टर्म है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और ये है माइनस 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ये टर्म बच जाएगा और इसकी वैल्यू फर्स्ट आइडेंटिटी से हम लोग को मिल जाएगी tan अल्फा बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हमें थर्ड एलिमेंट भी सेम मिल चुका है LHS की तरह ही। तो यहाँ पर हम RHS मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे। RHS इक्वल टू है 1 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर हमने RHS फाइंड कर दिया है। यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि LHS इक्वल टू है RHS की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन का मतलब जानने से पहले हम जान लेंगे कि ट्रस्ट फंड और बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पर ट्रस्ट फंड का डेफिनेशन दिया गया है। ट्रस्ट फंड इज एन अरेंजमेंट वेयर मनी, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स आर मैनेज्ड बाय वन पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। ट्रस्ट फंड एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर मनी, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट को एक पर्सन मैनेज करता है किसी दूसरे पर्सन के बेनिफिट के लिए, और जिससे बेनिफिट हो रहा है उसे कहते हैं बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी ट्रस्टी को सैलरी या कमीशन देता है मैनेज करने के लिए। चलिए बॉन्ड्स का डेफिनेशन देखते हैं। बॉन्ड्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ लोन दैट रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। बोरोवर प्रोवाइड रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पर बॉन्ड्स लोन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर जिसके पास पैसा है वो बोरोवर को पैसा देता है और उसके बदले बोरोवर से इंटरेस्ट पेमेंट्स मांगता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रस्ट फंड को मैनेज करने वाला ट्रस्टी ₹30,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। तो फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है साल में और सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है साल में। So using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds. If the trust must obtain annual total interest of ₹1,800 part 1 year और ₹2,000 part 2। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फाइंड आउट करना है कि ₹30,000 को हम लोग फर्स्ट बॉन्ड में कितना और सेकंड बॉन्ड में कितना डालेगी ताकि हमें एनुअल इंटरेस्ट मिल जाए 1,800 और सेकंड पार्ट है 2,000। तो यहाँ पर हम गिवन वैल्यूज देखेंगे। यहाँ पर हमें एक फंड गिवन है ₹30,000 और उसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट बॉन्ड्स में। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि हम फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹X और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 माइनस X। यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पर ईयर देता है और सेकंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट पर ईयर देता है। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ बॉन्ड 1 इंटू इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड 1 प्लस अमाउंट ऑफ बॉन्ड 2 इंटू इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड 2। तो यहाँ पर हम पार्ट ए देखेंगे। पार्ट ए में कंपनी को एनुअल टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए ₹1,800। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 1,800 और यहाँ पे हमें बची हुई वैल्यूज दिया गया है। इस वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करके इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x ही अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट ऑफ बॉन्ड 1 जो कि x है इंटू इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड 1 जो कि है 5/100 प्लस अमाउंट ऑफ बॉन्ड 2 जो कि है 30,000 माइनस x इंटू में आ जाएगा 7% इंटरेस्ट जो कि होता है 7/100। यहाँ पर हम पार्ट ए में 1,800 टोटल इंटरेस्ट पुट करेंगे और पार्ट बी में ₹2,000 पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इस इक्वेशन को फॉर्म करना है। हमें पता है कि मैट्रिसेस रोज बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम एक रो मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें ये दो एलिमेंट डाल देंगे और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें ये दो एलिमेंट डाल देंगे। तो वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए दो मैट्रिसेस फॉर्म करते हैं। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा x और 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स 5/100 और 7/100। तो यहाँ पर अगर हम इसे रोज बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो चलिए पार्ट ए और पार्ट बी की टोटल इंटरेस्ट वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ
यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा 1800 इक्वल टू में यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस आ जाएगी। ये दोनों मैट्रिसेस को रोज बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पर x को 5/100 से मल्टीप्लाई कर देगी और 30,000 माइनस x को 7/100 से मल्टीप्लाई कर देगी, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको हम नीचे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 5x/100 माइनस 7x/100 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x/100 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 2100। यहाँ पर इक्वल टू में 1800 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस 2x/100 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे और 1800 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो 2x/100 इक्वल टू हो जाएगा 2100 माइनस 1800। 2x/100 इक्वल टू हो जाएगा 300। 2x इक्वल टू हो जाएगा 30,000। x इक्वल टू हो जाएगा 15,000। तो यहाँ पर रुपीज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड था x, यहाँ पे x इक्वल टू है 15,000, तो हो जाएगा रुपीज 15,000। और रुपीज इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड हो जाएगा 30,000 माइनस x जो कि इक्वल टू होता है रुपीज 15,000। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। हमने दोनों बॉन्ड्स में कितने रुपीस इन्वेस्ट हो गए वो फाइंड आउट कर दिया है। दोनों की वैल्यू है 15,000। यहाँ पर पार्ट बी बिल्कुल पार्ट ए की तरह ही है। इस पार्ट के अंदर फर्स्ट 5 स्टेप्स बिल्कुल ही पार्ट ए की तरह ही है। यहाँ पर हमें 2x/100 इक्वल टू मिल जाएगा 100 के, तो 100 यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 10,000 के। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 2 जो कि होता है 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में रुपीस इन्वेस्ट हो जाएगा रुपीज 5,000 और सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा 30,000 माइनस 5,000 जो कि होता है 25,000। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक्स, 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स। उनके सेलिंग प्राइसेस भी दिए गए ₹80, ₹60 और ₹40 रेस्पेक्टिवली। अगर वो बुक शॉप सारे बुक्स को सेल करते हैं तो टोटल अमाउंट कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए। तो यहाँ पर हमें बताया कि 1 डजन इक्वल टू होता है 12 के, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स हो जाएगा 10 डजन जो कि होता है 10 इंटू 12। इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। उसी तरीके से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स बुक्स की वैल्यूज भी आ जाएगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस एक केमिस्ट्री बुक का दिया गया है ₹80, उसी तरीके से फिजिक्स का दिया गया है 60 और इकोनॉमिक्स का दिया गया है ₹40। हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है ये बुक्स को सेल करने के बाद। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करके टोटल अमाउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू ₹80 हो जाएगा केमिस्ट्री बुक्स का अमाउंट, प्लस में हम 96 इंटू 60 करते और प्लस में 120 इंटू 40 करते तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाता। लेकिन हमको इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके सॉल्व करना है। हमें पता है कि हम मैट्रिसेस को रोज बाय कॉलम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम एक रो मैट्रिक्स बना देंगे और उसमें ये एलिमेंट्स डाल देंगे और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें ये एलिमेंट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट रो मैट्रिक्स आ जाएगा 120, 96 और 120 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हर सब्जेक्ट की सिंगल बुक्स की प्राइसेस आ जाएगी, वो है 80, 60 और 40। तो यहाँ पर इन मैट्रिसेस को रोज बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 9,600 प्लस 5,760 प्लस 4,800। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 20,160। तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट मिल चुका है ₹20,160। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। ये दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि XYZ मैट्रिसेस है, उनके ऑर्डर्स यहाँ पर दिए गए और हमें ये दो क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर चूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेस्ट्रिक्शन ऑन N, K एंड P सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड R। तो यहाँ पे N, K और P वेरिएबल्स है, तो उनके अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई करने से कि PY प्लस WY डिफाइन होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर P मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है P क्रॉस K और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं Y मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस K, प्लस में यहाँ पर W मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है N क्रॉस 3 और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम Y मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस K। तो यहाँ पर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें चेक करना होता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल करने के लिए हमें K की वैल्यू 3 चाहिए। तो यहाँ पर हम K इक्वल टू 3 कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब
और इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा P क्रॉस K। तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा P क्रॉस K। और प्लस में यहाँ पर ये दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, और इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा n क्रॉस k। यहाँ पर प्लस में आ जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर है n क्रॉस k। हम किसी दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम है। यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने के लिए p को n के इक्वल होना चाहिए, तो हम सेकंड कंडीशन मान रहे p इक्वल टू n। तो यहाँ पर हम p को n के इक्वल मान लेंगे तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस k। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो चुका है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी और सी में यहाँ पर एक टर्म दिया गया है आर्बिट्ररी। यहाँ पर आर्बिट्ररी का मतलब होता है रैंडम, मतलब इधर कौन सी भी वैल्यूज आ सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया इफ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। अगर n p के इक्वल है तो 7x माइनस 5z करने में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, माइनस में हम कर देंगे 5 इंटू z और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है n की वैल्यू p है तो हम इस p के बदले पुट कर देंगे n। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाएगा 2 क्रॉस n। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 क्रॉस n। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका है।